तो जय हिंद बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का आपका जो 11th स्टैंडर्ड है उसकी जर्नी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज आपका फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का। तो मैं आपका इसमें वेलकम करता हूं कि हम लोग एक नई जर्नी यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम सभी एक्साइटेड होंगे कि हम लोग किस तरह से ये हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग आज ऐसे सोच रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हमारी जर्नी जाने वाली है। तो मैं आपको आज थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूं और फिर हम किस तरह से पूरा सेशन जो है वो कंटिन्यू आगे करने वाले हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस की और साइंस में हम लोग 3 सब्जेक्ट मेनली पढ़ते हैं। हालांकि आपके सब्जेक्ट होते हैं 5। कितने होते हैं? बोर्ड के अनुसार 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री दूसरा, तीसरा होता है मैथ्स ऑब्लिक बायोलॉजी एंड चौथा होता है आपका इंग्लिश और 5वां कंप्यूटर और हम लोग संस्कृत लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जेईई नीट की बात करें तो जेईई नीट के लिए ये 3 आपके फंडामेंटल या बेसिक सब्जेक्ट्स, नॉट चैप्टर्स, सब्जेक्ट होते हैं। एसके का मतलब होता है बच्चों संस्कृत, पूरा लिख देते हैं संस्कृत। ओके, यस। अब यहां पे समझना है आपको, मैं आपको धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से समझना है। आप 11th साइंस और 12th साइंस पढ़ने वाले हो। अगर आपने साइंस लिया है तो आफ्टर योर 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, 11th एंड 12th साइंस आप पढ़ने वाले हो। उसमें 5 सब्जेक्ट्स आपको ऑफर हो रहे हैं। बट अगर आप बात करो जेईई एंड नीट की तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री, फॉर जेईई मैथ्स एंड फॉर नीट बायोलॉजी। समझ में आया बच्चों? हाँ कि ना? तो हमारे पास ये 3 सब्जेक्ट हैं। तो अब ये जो फिजिक्स की बात करेंगे हम लोग आज, किसकी बात करेंगे? फिजिक्स, क्योंकि आप केमिस्ट्री के लेक्चर में और मैथ्स बायो के लेक्चर में, इंग्लिश कंप्यूटर संस्कृत के लेक्चर में टीचर्स आपको उनकी बात बता देंगे। मुझे सिर्फ कौन सी बतानी रहेगी? आज आपको फिजिक्स की बात मैं बता देता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स के बारे में जानते हैं। तो बेटा हमारे पास फिजिक्स के अंदर टोटल 2 पार्ट हैं फॉर 11th एंड 2 ही पार्ट रहेंगे फॉर 12th। 11th के लिए भी 2 पार्ट एंड 12th के लिए भी आपका 2 पार्ट रहेंगे। यानी अगर हम 11th की बात करें फिजिक्स में और 12th की बात करें तो हमारे पास 11th में भी पार्ट 1 रहेगा एंड पार्ट 2 रहेगा। यानी पूरा 11th आपका 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पूरा 11th बेटा कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है? 2 पार्ट। यानी आप 11th कंप्लीट होगा, इसका मतलब आपको 2 पार्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे। सिमिलरली 12th के लिए भी आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी हर एक सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो और मैथ्स में हर एक में आपको 2-2 पार्ट पर ईयर मिलेंगे। पर ईयर, एक ईयर में 2 पार्ट आपको पढ़ने रहेंगे। या तो फिर आप उसको कंबाइनली एक ईयर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में जैसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो ये एक ईयर हो गया आपका। सिमिलरली 12th में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये आपका एक ईयर हो जाता है। हम लोग ये 3 पार्ट जैसे आगे जाएंगे वैसे समझेंगे। आज हम किसकी बात करेंगे? पार्ट 1 फिजिक्स। ओके, अब हम लोग बात करने वाले किसकी बेटा? पार्ट 1 फिजिक्स इन 11th। ओके, तो पार्ट 1 जो है हमारा, उसमें आपको 11th की बात कर रहा हूं। 11th पार्ट 1 उसमें आपके पास 1 to 8 चैप्टर्स हैं।
कितने हैं 1 to 8 चैप्टर्स, यानी 1 से स्टार्ट करो, 2 3 यानी 8 हमें चैप्टर तैयार करने रहेंगे फ्रॉम डिफरेंट नोट्स और बुक्स। नोट्स यानी नोट्स जो हम बनाएंगे वो, और बुक्स जो हमारे पास अवेलेबल में उनसे हम ये तैयार करने वाले हैं। ठीक है, 1 to 8 चैप्टर्स हमारे पास हैं। अब फर्स्ट जो चैप्टर है मैं उसका नाम बता देता हूं, उसका फिजिकल वर्ल्ड नाम है, फिजिकल वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर में आपको मैं वीडियो देने वाला हूं जो ऑलरेडी बनी हुई है, बट इसका एक जेईई नीट से थोड़ा सा नाता नहीं है, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है अबाउट द फिजिक्स। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से लॉस होते हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। दैट्स वाई हम इसको जेईई नीट के सेशन या बोर्ड के सेशन में भी इसे लिया नहीं जाता है। 11th में आपको क्वेश्चंस होंगे छोटे मोटे, उसका वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। ओके ओके, डन ना? यस और नो? हाँ, चलिए अब देखिए सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यानी हम लोग एक्चुअली में फिजिक्स स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? हम लोग एक्चुअली में फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से। ओके, तो हमारा जो पहला पार्ट रहेगा, स्टार्टिंग का जो पोर्शन है पार्ट 1, उसमें हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं, 1 से नहीं। यानी पहली बार जीवन में आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो? 2 से। क्या मेरी बात समझ में आ रही? आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो? चैप्टर नंबर 2 से। हमेशा स्टार्ट बोला जाए तो 1 2 3 ऐसा चलता है, बट नहीं, हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 2 से, क्योंकि पहला चैप्टर बेटा बेसिक है। ओके, थर्ड है मोशन। यहां पे काइनेमेटिक्स आता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी इसमें आप लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या पढ़ोगे वो थोड़ा सा बता देता हूं। यूनिट और मेजरमेंट में, यूनिट और मेजरमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अलग अलग यूनिट कौन कौन से होते हैं, फिर यूनिट्स के टाइप्स कौन से होते हैं, कौन सी सिस्टम्स होती हैं। भाई इस तरह से, जैसे आपको एक लॉजिक पहले से बता देता हूं कि फुट और सेंटीमीटर, फिर मीटर, तो ये सारे जो यूनिट्स हैं वो लेंथ के हैं, पर अलग अलग क्यों हैं ये भी हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या होता है बेटा? जब हम लोग लैब में जाते हैं और लेबोरेटरी में जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो किस तरह से मेजर होंगे, उनमें क्या पॉइंट्स आपको कवर करने चाहिए, और उसमें होने वाली गलतियां यानी एरर, उनका टाइप्स क्या होता है, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। और उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट 3 इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे, वर्नियर, स्क्रू गेज एंड स्पैरोमीटर। ये 3 इंस्ट्रूमेंट जिनके क्वेश्चंस डायरेक्टली नीट और जेईई में आते हैं, हर साल नहीं पर रिपीटेडली आते रहते हैं। ठीक है, तो ये पहला यानी सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में आपको पता चल गया। यूनिट फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये अलग अलग हम इसमें पढ़ेंगे, और मेजरमेंट कैसे करना है वो पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है उसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, मोशन। यानी आप लोग जो अपने 8 9 10 की जो जर्नी थी उसमें ये कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें हम लोग कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे और कुछ नया देखेंगे डेफिनेटली। मोशन में हम लोग पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, समझना। और ये सारी चीजें हम लोग स्ट्रेट लाइन यानी एक ही लाइन पे चलेंगे तब उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं, ये ध्यान रखना है। मोशन फोर्थ जो चैप्टर है वो मोशन का ही है। वहां पे आपको प्लेन में चलना है यानी उड़ना नहीं है। स्ट्रेट लाइन यानी एक ही लाइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सिर्फ एक ही एक्सिस कोई भी, बट
प्लेन का मतलब यानी आपका जो पोजीशन है वो एक्स में भी चेंज हो रहा है और वाई में भी चेंज हो रहा है। इसमें जो पोजीशन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड। बट इसमें जब होगा वो कोई भी डायरेक्शन में होगा, बट उसमें दो एक्सिस चाहिए, इसमें एक ही चाहिए। अब ऐसा नहीं एक्स डायरेक्शन यानी ये, आप एक्स वाई कैसे भी ले सकते हो, वो बताया जाएगा आपको। स्ट्रेट लाइन का मतलब एक ही लाइन पे, ऐसा न मत सोचना ना फिर एक्स डायरेक्शन में वाई या जेड तीन ही होंगे, नहीं, इधर भी जा सकता है। इसको भी एक ही लाइन का मोशन बोल सकते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और प्लेन का मतलब क्या है, 2D में, ये 1D हो गया, 1 डायमेंशन, इसमें 2D। इसमें हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेक्टर, यस, ठीक है, समझ में आ गया। फिफ्थ जो चैप्टर है वो है बच्चों NLM। अच्छा, इसको मैं कंबाइन ही आपको बता दूं, थर्ड एंड फोर्थ को बेटा काइनेमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्ड एंड फोर्थ को बेटा काइनेमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। कंबाइनली हम इसको काइनेमेटिक्स कहेंगे। मैकेनिक्स का एक पार्ट है, ये भी आपको बताया जाएगा जब चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। एनएलएम का मतलब है बेटा न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। जो अपने न्यूटन साहब हैं, वो न्यूटन साहब हैं, ये उनका लॉस ऑफ मोशन है। और ये इसमें फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इम्पल्स, मोमेंटम, ये सारी बात। फिर इसमें सर्कुलर पाथ पे मोशन पढ़ा जाएगा, वो भी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। यहां पे भी आएगा सर्कुलर, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। इसमें दो अलग तरह के आएंगे, जो आप ढलान पे गाड़ी चलाते हो या मौत का कुआं जो होता है, वो कंसेप्ट सारे आएंगे, चिंता मत करना, ठीक है, ध्यान से। एनएलएम, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है एनएलएम में, फ्रिक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फ्रिक्शन। 6th चैप्टर जो है बच्चों, 6 वो आपने अगेन पढ़ा हुआ है, WEP शॉर्ट में लिख रहा हूं, यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये भी आप पढ़े हुए। इसमें आप वर्क जानोगे, एनर्जी तो पता ही है आपको, वर्क भी पता है और पावर भी, पर डिटेल में जानेंगे। और एक और इसमें टॉपिक आएगा जो है कॉलिजन, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट का एक्सीडेंट होना, वो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद है रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। हाँ, यस और नो, रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर रहेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसमें हम गोल घूमती है बॉडी, उसके बारे में जानेंगे। और सेंटर ऑफ मास यानी कहां पे बॉडी बैलेंस होती है, वो भी हम जानेंगे, समझेंगे। फिर इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह डिटेल में आएगा। और लास्ट आपको पता है वही चैप्टर है बेटा ग्रेविटेशन। क्या है, ग्रेविटेशन, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ था, F = G(m1m2/r²). और उसके डिटेल में हम एंटर करेंगे, ग्रेविटी की बात करेंगे। ग्रेविटी अर्थ पे ऊपर जाओ कितनी, डेप्थ में जाओ कितनी, गोल घूमती अर्थ, इसके कारण कितनी, ये सारी बातें होंगी इसमें। और ये आपका हो गया बेटा कौन सा पार्ट, पार्ट 1। समझ में आया बच्चों, यस और नो? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। तो बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। दूसरी बात आती है, सेकंड पार्ट इसमें जो आएगा वो है, सर पढ़ाई क्या करनी है वो तो आपने बता दी, अब बता दो बुक्स कौन सी पढ़ेंगे। आप जो यहाँ पे पढ़ाओगे वो कहां से मिलेगा, हमें डिटेल में पढ़ना है तो कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलो समझते हैं बेटा। तो बुक्स कौन सी रहेंगी, बुक्स कौन सी रहेंगी, इंपॉर्टेंट बुक्स। तो सबसे पहले बात आती है जहां बेसिक हम लोग पढ़ेंगे और जिसको हम फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी
टेक्स्ट बुक, सबसे पहले आपको ये पकड़नी है, ठीक है। यानी इसके हिसाब से हम चलते जाएंगे और धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। ये आपको रिफर जरूर से करनी है। दूसरा हमारे पास मॉड्यूल है हमारा, वो मॉड्यूल हम फॉलो करेंगे जिसमें टॉपिक वाइज जो एनसीईआरटी में चैप्टर है, उन चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक है, उसमें टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, कंसेप्ट मिल जाएगा। सबसे पहले कंसेप्ट मिलेगा, फिर एमसीक्यू मिल जाएंगे, एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। इसमें आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। यानी ये जो मॉड्यूल है ये सफिशिएंट है बेटा कि आपको पूरा डेटा इसमें अवेलेबल रहेगा, क्योंकि टॉपिक वाइज आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप बस ये दो चीजें फॉलो करें तो आप इजीली कोई भी नीट हो चाहे जेई हो, दोनों क्रैक कर सकते हो आराम से, एंड सिलेक्शन भी पा सकते हो, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात मैं बताता हूं और थोड़ी सी, कई बार बच्चों को क्या होता है कि सर ये तो खत्म हो गया हमारा टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज, फिर क्या करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स आती है, वो नीट और जेई दोनों की आती है। नीट की भी आती है 34 ईयर 3 ईयर जो भी हो, और जेईई की भी 19 या 20 ईयर्स का एक बुक आता है। मैं आपको बता देता हूं, इधर मेरे पास अवेलेबल है, यही पड़ा हुआ है। ये मेरे पास एमटीजी की पुरानी बुक है, 18 ईयर्स वाली है, यानी 2019 तक की है, 2019 की। यहाँ के बाद इसके बाद 20 गया है और 21 में भी 1-2 बार एग्जाम हो चुकी है। तो ये अपडेटेड जो होगी वो आपको मिल जाएगी, एमटीजी की है, बढ़िया बुक है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी तरह से आपको बायोलॉजी के लिए भी बुक है बेटा, वो भी आप देख लीजिए, इसी तरह से आपको मिल जाएगी। मेरे पास मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे रख दी है मैंने, ठीक है, कहीं रखी, हाँ ये रही मिल गई। मेरे पास पुरानी है और बाकी मेरे पास जेरोक्स है अभी के लेटेस्ट जो पेपर है। ये 29 ईयर्स है, 2016 की है, 17, 18, 19 और 20 ये अलग से मेरे पास जेरोक्स है। ये अपने अरिहंत पब्लिकेशन है और इसमें भी आपको देखोगे तो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ कहना बेटा। तो नीट के लिए आपको 33 ईयर्स जो मिल जाए, और इसके लिए आपको 20 ईयर्स या 18 ईयर, ये 19, 20 यानी चलो जो भी मिले, 19 ईयर्स का आपको जो बुक मिल जाएगा एमटीजी का। और इसमें आपको एमटीजी भी मिल जाएगा या आप अरिहंत ले सकते हो, ठीक है, पब्लिकेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बोलो समझ में आया बेटा? हाँ के ना, क्लियर ना। एनसीईआरटी अपना मॉड्यूल, ये मॉड्यूल आपको सारी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा देगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बच्चों को कई बार क्या होता है कि हमें कोई टॉपिक को, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा, फिर भी आप सोचते हो कि आपके पास एक और रेफरेंस बुक होनी चाहिए। तो मैंने पर्सनली जो पढ़ी है, अलग अलग मैंने पढ़ी हुई है, एसएल अरोरा है, प्रदीप है, एचसी वर्मा है। तो मैं एक प्रदीप की जो बुक है बेटा, और ये जो है डिटेल में आपको देगी, बातें सारी बातें समझाएंगी, थोड़ी मोटी आती है, डरना नहीं, पर बढ़िया बातें आपको समझा देगी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, ठीक है। और भी आप यानी एचसी वर्मा भी ले सकते हो, वो बुक भी एचसी वर्मा जी ने बहुत बढ़िया बुक बनाई है। बट उसमें जाने से पहले मैं आपको बताता हूं, ये और ये 3 चीजें अच्छे से आपकी कंप्लीट हो जाएं, फिर उसमें एंटर हो जाए और उसके क्वेश्चंस लगाइए, फिर जो एक अच्छे लेवल के आपको मेंस, जेईई मेंस और एडवांस के लिए तैयार कर देंगे। हालांकि इसमें सब ये आ जाएगा, बट फिर भी आपको एक्स्ट्रा में चाहिए। फिर डीसी पांडे की बुक है, ये सारी अलग अलग बुक्स अवेलेबल हैं, बट ये बुक्स हम लोग पढ़ेंगे इस तरह से, ठीक है, समझ में आया? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों। तो बच्चों आपने ये देख लिया कि कौन कौन सी बुक्स, इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं,
बट कौन कौन सी बुक्स है मैंने वो आपको बता दी, जो मिनिमम आपको फॉलो करनी रहेंगी, हमारे साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिनिमम सॉल्व करनी। इसके बाद सॉल्यूशन के लिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं, पेपर्स होंगे आपके। अब देखो एक क्वेश्चन होता है कि जैसे कि आपने साइंस में स्टार्ट किया तो हर सब्जेक्ट की नोटबुक्स बनानी रहती है। तो नोटबुक्स का क्या है, यानी मैंने बुक्स तो बता दी आपको, नोटबुक्स कौन कौन सी होंगी। तो देखो इसमें बेटा दो पार्ट पढ़ते हैं सबसे पहले, और मैं दोनों को कंबाइन करके आपको बता देता हूं। एक रहता है आपकी तैयारी बोर्ड के लिए, आप यानी 12th के बाद की बात है, 11th 12th में बोर्ड आता है, 11th में कोई बोर्ड नहीं है। बट यानी ये जो आपकी मैं बता देता हूं, यहाँ पे थ्योरी पोर्शन की तैयारी की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे आप स्पेशली फॉर नीट ऑब्लिक जेईई की तैयारी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले थ्योरी पोर्शन की आपको एक नोटबुक कम से कम बनानी रहेगी, 1 नोटबुक। अगर आप थ्योरी प्रिपेयर कर रहे हो, थ्योरी सेक्शन भी आपके बोर्ड्स में होता है बेटा, इसीलिए उसकी थरोली आपको नॉलेज जरूरी है, तो एक नोटबुक आपको बनानी रहेगी थ्योरी पोर्शन की। उसमें आप कैसे लिखोगे, तो उसमें आप टॉपिक वाइज जाइए और अपने आप से क्वेश्चंस बनाइए, या कोई रेफरेंस बुक ले लीजिए जो आपके बोर्ड के अनुसार क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हो, वो रेफरेंस बुक भी आप इसमें ले सकते हो। जैसे अलग अलग पब्लिकेशंस होते हैं, उसकी रेफरेंस बुक भी आप ले सकते हो। उस रेफरेंस बुक्स में से आपको अलग अलग बुक्स होंगी, उन बुक्स में से आपको अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे। या तो आप टीचर के साथ पढ़ते रहोगे तो टीचर क्वेश्चन बताते रहेंगे, तो चिंता मत कीजिए, बट ये टॉपिक वाइज आपको नोटबुक बनानी रहेगी जिसमें सिर्फ थ्योरी पोर्शन रहेगा। अब फिजिक्स की जब बात करते हैं तो उसमें आपकी एक और बात आ जाएगी फ्रॉम एनसीईआरटी, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। अब जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है, वो एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज में दिक्कत रहेगी। क्या दिक्कत रहेगी कि एक्सरसाइज चैप्टर के एंड में आएगी, और मैं वीडियो बना रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, यानी मैं साथ साथ ये भी करवा सकता हूं, बट हम लोग इसका पूरा यानी ये लास्ट में ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक वीडियो मिल जाए, यानी आप जब एक्सरसाइज करने बैठो, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप पूरी एक्सरसाइज रिवाइज कर सकते हो 1 या 2 या 3 वीडियो में। इसीलिए हम लास्ट में करेंगे, और ये तो विथ टॉपिक चलता रहेगा। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन ये रहेगा कि आप यही नोटबुक में विथ टॉपिक एग्जाम्पल्स चलने दीजिए, फिर एग्जाम्पल्स फिनिश और टॉपिक फिनिश हो जाए, चैप्टर फिनिश हो जाए, उसके बाद आप क्या करिए, एक्सरसाइज लिख दीजिए पूरी। ठीक है, हालांकि हम ये साथ साथ करवाते भी रहेंगे, जब मैं ऑफलाइन करवाता था तो ये साथ में ही करवाता था, बट अभी ऑनलाइन है इसीलिए वीडियो भी बन जाए और आपको इजीली समझ में भी आ जाए, आपका जो काम है थोड़ा इजी हो जाए। नहीं तो आपको हर टॉपिक में जाके क्या ढूंढनी पड़ेगी, एक्सरसाइज की क्वेश्चंस। इसीलिए हमने अलग एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ये पूरा आपको फॉर्मेट समझ में आ गया। थ्योरी यानी एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे हैं, उसमें से हम लोग इस तरह से फॉलो करेंगे, कम से कम एक नोटबुक, फिर आपकी इच्छा हो तो आप एक्सरसाइज की पूरी अलग बना के 2 नोटबुक कर सकते हो। बोलो डन, समझ में आया? कम से कम एक नोटबुक या आप 2 नोटबुक भी बना सकते हो। एक नोटबुक जो रहेगी वो किसकी रहेगी बेटा, टॉपिक वाइज, और यहां पे फ्रॉम आएगा बेटा, फॉर्म नहीं, फ्रॉम क्वेश्चंस, यानी आप क्वेश्चंस बनाओ। अच्छा, फॉर्म मैंने लिखा था, मैं ये भूल गया, फॉर्म क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन बना के लिखना है बोर्ड्स के लिए, थ्योरी पार्ट के लिए। बोलो क्लियर हुआ ये? 1 या 2
1 या 2, फिजिक्स में ऐसा हो सकता है 1 या 2 नोटबुक आपको बनानी रहेगी। बिल्कुल समझ लेना, एनसीईआरटी बुक के टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस बना के लिखने हैं, या टीचर क्वेश्चन बना देंगे, हम लोग क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है, वो कंटिन्यू करना है। और उसी एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक के बाद कई एग्जाम्पल्स आते जाते हैं, वो भी आप साथ में लिख सकते हो, क्योंकि टॉपिक फिनिश किया और उसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल आ गए। फिर एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन इससे लिंक होते हैं, बट हम लोग वो कहाँ लिख रहे हैं, लास्ट में लिखेंगे या अलग लिखेंगे, जिससे आपको पूरा वीडियो अच्छे से मिल जाए और आपका भी फॉर्मेशन बढ़िया हो जाए। अभी ऐसा लगता है कि साथ में चलना चाहिए, वो भी बेटर है, वो भी हम चलेंगे, बट जब फाइनल रिवीजन होता है तब हम लोग पूरी एक्सरसाइज एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऐसा सोचते हैं। जब एक्सरसाइज रिवाइज करने बैठोगे तो टॉपिक के अंदर वीडियो देखोगे टॉपिक का, उसके अंदर कहाँ पे एक्सरसाइज ऐसा ढूंढोगे, इससे बढ़िया अलग पूरी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं आगे नीट और जेईई के लिए। तो नीट और जेईई के लिए आपको 2 नोटबुक बनानी रहेगी कम से कम। कितनी नोटबुक आएंगी बेटा? 2 नोटबुक्स, 2 नोटबुक्स आपको बनानी रहेगी। 2 पहली रहेगी, उसको हम बोलेंगे नोटबुक नहीं, उसको हम बोलेंगे कंसेप्ट बुक। क्या बोलेंगे? कंसेप्ट बुक। इस कंसेप्ट बुक में आप लोग टॉपिक वाइज कंसेप्ट लिखोगे। अब कंसेप्ट कैसे लिखा जाएगा ये भी आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिए कंसेप्ट कैसे लिखा जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा है वर्क, कोई भी एक रेफरेंस लेते हैं टॉपिक जो आपने पढ़ा हुआ है वर्क। अब वर्क का टॉपिक जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा, तो हम लोग इस कंसेप्ट बुक में क्या लिखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन, फिर इक्वेशन, समझ रहे हो क्या नहीं? टॉपिक वाइज कंसेप्ट में क्या आएगा, डेफिनेशन, इक्वेशन एंड लॉजिक्स। छोटे छोटे ऐसे लॉजिक होंगे, ये आपको लिखने रहेंगे कंसेप्ट बुक में टॉपिक वाइज। डेफिनेशन लिख दी, इक्वेशन लिख दी, और लॉजिक और इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ नोट्स हुए बेटा अच्छे अच्छे, कभी ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ये बातें कुछ अलग बात आपको टीचर्स जब मैं पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा कि भाई इस तरह से ये बात होगी। यस, समझ में आया? क्लियर? ओके, कंसेप्ट बुक रही। दूसरी बात, अब ये बात भी आप कंसेप्ट बुक के साथ फॉलो तो कर सकते हो, बट इसमें क्या होगा कि जब आप सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करना चाहते हो तो ये देख लो, और फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यू और वी कैन से सम्स, वो आप प्रैक्टिस करोगे, और वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक नोटबुक चाहिए, और उसमें जो अच्छे वाले आप लिखोगे, अच्छे वाले यानी बहुत फील करवाने वाले, उसमें आप स्टार कर दोगे, या आपकी कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करोगे, यानी दोबारा इससे देखोगे ना तो स्टार वाला क्वेश्चन मैं जरूर देखूंगा। और कई बार कैसा होता है, स्टार वाले बहुत हो जाते हैं, पर एक पूरे चैप्टर में एक यूनिक लॉजिक से सम गिना गया हो या एमसीक्यू किया गया हो, तो उस पर आप डबल स्टार भी कर सकते हो। यानी ये बुक आप लेके बैठोगे तो ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत सारी हो जाएंगी, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी, तो पूरी कैसे पढ़ेंगे? नहीं, जैसे कि इजी वाली बात तो आपको आती होगी ना, कुछ नई वाली बात हो, बढ़िया वाली बात हो, तो उसमें आप स्टार और डबल स्टार कर सकते हो। अब ये एमसीक्यू कहाँ से आएंगे? ये आएंगे आपके जो अपने मॉड्यूल होगा उसमें से आ सकते हैं, फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप उनकी प्रैक्टिस ऐसे ओरली नहीं करनी है, यू हैव टू राइट, यू हैव टू सॉल्व सम्स एंड एग्जांपल्स एंड एमसीक्यू विथ योर ओन हैंड्स। ओके, आपको खुद से सॉल्व करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ये कैसे होगा बेटा। तो बोलो क्लियरिटी आई? हाँ कि ना? और भी आप अपने हिसाब से आगे जाके, जैसे कि
इसमें कंसेप्ट बुक के बाद भी आपका कंसेप्ट बिल्कुल पक्का हो गया, बट आप क्या कर सकते हो, एक छोटी सी 100 पेज की या 200 पेज की कोई भी नोटबुक बना लो, उसमें 1 से 2 पेज में सारे इक्वेशन कवर कर लो। तो आप कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग एग्जाम्स देने जाते हैं तो टेंशन होता है रिवीजन का। तो रिवीजन में जब हम बड़ी बुक पकड़ते हैं तो हम देखते हो अरे बाप रे इतना कौन पढ़ेगा। तो एक पतली सी बुक हो, नोटबुक हो, 100 पेज की हो, तो उसमें लगभग सारे फिजिक्स के चैप्टर्स के इक्वेशंस आ जाएं। तो आपकी खुद की बनाई हो, ऐसा नहीं बाजार में से तैयारी हैंड बुक ऐसे छोटी सी बुक आती वो नहीं लानी। क्यों? खुद से बनाया होगा तो आपको ज्यादा पता होगा कि किस तरह से इसको बनाना है और बनाया गया है। बोलो क्लियर बेटा? यस और नो? यस तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।